Just starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Today, we're going to start another important chapter in the series of the lecture IT Infrastructure Architecture. Today we will study about performance concepts. So, this is chapter number 5 from the book Infrastructure Building Blocks and the Concept. हमने जैसे कि एक आईटी ब्लॉक को हमने पूरा जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लॉक देखा था और हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर इन सारी चीज़ों की डिटेल पढ़ी थी। हमने इसके अंदर जो है वो प्रोसेसेस पढ़ी कि क्या होते हैं, फंक्शन मैनेजमेंट्स क्या हैं, एप्लीकेशन मैनेजमेंट क्या हैं। फिर हमने लास्ट वीडियो के अंदर अवेलेबिलिटी की बात की थी। अब जो है वो हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ये बिल्कुल बात ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप पीटीसीएल का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो पूरा हफ्ता पीटीसीएल का इंटरनेट बड़ा बेहतरीन चलता रहा और आप पूरा हफ्ता घर में नहीं हैं और आप संडे को या सैटरडे की रात को आप घर आए हैं, पूरा वीक आपने बाहर गुज़ारा है और जिस टाइम आप घर के अंदर आए हैं और उसी टाइम उस एक 5 मिनट के लिए या जब 10 मिनट के लिए जब आप उसको इस्तेमाल करने लगे, तभी इंटरनेट अवेलेबल नहीं हुआ, तो आपकी नज़र में क्या ख़्याल आएगा? आप तो कहेंगे कि पीटीसीएल जो है वो इंटरनेट सर्विसेज़ तो अच्छी देता ही नहीं है। जब भी यूज़ करो इसका तो इंटरनेट अच्छा आता ही नहीं है। सो आप ये बात करेंगे। यानी कि आपके माइंड में जो परफ़ॉर्मेंस है वो बड़ी मैटर करती है। चाहे परफ़ॉर्मेंस पूरा हफ़्ता चलती रहे, लेकिन जब आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट उस चीज़ को जब यूज़ करता है तो उसके माइंड में जो परसेप्शन बनती है, वो जो परसीव करता है परफ़ॉर्मेंस के बारे में, वो ये नहीं सोचता कि पूरा हफ़्ता चलता रहा है तो अगर 1 मिनट के लिए सिस्टम डाउन भी हो गया, तो हो सकता है कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट हुआ हो सकता है कोई पावर फेलियर हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो उस चीज़ को परसीव ही नहीं करता। इसलिए परफ़ॉर्मेंस को कैलकुलेट करना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। परफ़ॉर्मेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए, जो कि अगर तो वो सिस्टम बहुत बेहतरीन परफ़ॉर्म कर रहा होगा ना, कोई नहीं नोटिस करेगा। मतलब पीटीसीएल है, पीटीसीएल इंटरनेट सर्विसेज़ दे रहा है, कोई नहीं उसकी कोई तारीफ़ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन कोई सिस्टम जैसे ही कोई सिस्टम हल्का-सा भी वो डाउन होता है, तो लोग जो हैं, यूज़र्स जो हैं, वो फ़ौरन ही उसके बारे में कंप्लेंट्स करना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि ये इंसानी फैक्ट है, ये इंसानी नेचर है। मैं कोई इसमें ये नहीं कह रहा कि कोई प्रोफ़ेशनल बंदा कंप्लेन नहीं करता, ये इंसानी नेचर है। आप मतलब आपने अक्सर सुना मैंने कि जितना मर्ज़ी किसी के साथ आप फ़ेवर कर लें, तो एक बात की वज़ह से लोग जो हैं, वो सारा आपका एहसान जो है, वो भूल जाते हैं। तो ये भी कुछ ऐसी ही बात है कि आपने अपनी कंपनी के अंदर अपने क्लाइंट को जो है वो पूरा महीना बहुत अच्छी सर्विसेज दी है, लेकिन अगर एक वंस इन अ व्हाइल, एक मंथ के अंदर, एक वीक के अंदर 1 या 2 बार आपकी सर्विस डाउन हुई है, तो उसके माइंड में आएगा कि यार इनकी सर्विसेज हर टाइम ही जो है वो डाउन रहती हैं। सो हम कहते हैं कि जो कस्टमर आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस को परसीव करता है, जो वो समझता है, वो बड़ी मैटर करती है। वो एक्चुअली कैसे देखता है, वो ये देखता है कि जब मैं सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ, वो सिस्टम तब सारे टास्क को परफ़ॉर्म करे। तब वो सिस्टम टास्क को परफ़ॉर्म करे। जैसा आपका सिस्टम टास्क परफ़ॉर्म कर रहा होगा, उसके माइंड के अंदर वैसी ही परफ़ॉर्मेंस का नक्शा बन रहा होगा। वो ही परफ़ॉर्मेंस को जो है वो परसीव कर रहा होगा। आम तौर पर जो लोग हैं वो ज़रा भी सब्र नहीं करते, ठीक है? जैसे हम हैं, तो हम ज़रा भी सब्र नहीं करते कि हम कहते हैं कि बस जो है वो वेबसाइट को ओपन किया है हमने, तो वो जल्दी से वेबसाइट खुल जाए। कि आपको थोड़ा-सा ट्रांज़िशन डिलेज़ होते हैं, आपको गेट डिलेज़ होते हैं, आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी माइंड में रखनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि बस जी जल्दी से काम हो जाए, हमने इधर से इशारा किया और काम हो जाए हमारा। हम जो है वो उस चीज़ को नहीं देखते। तो लोग ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं? लोग क्या टेंड करते हैं? इन लोग किस चीज़ की तरफ इन्क्लाइन है? लोग इन्क्लाइन है प्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ। प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कंसिस्टेंसी। लोग कहते हैं कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो कभी फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। वो हमेशा हर टाइम बेहतरीन होनी चाहिए। हर टाइम एक जैसे ही सिस्टम जो है परफॉर्म करे। अगर सिस्टम सिस्टम जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है कभी-कभार, तो यू लोग जो हैं वो अपने बुरे एक्सपीरियंस को जो है ना वो याद करना शुरू कर देते हैं। व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम इज़ फ्लक्चुएटिंग, यूजर्स रिमेंबर अ बैड एक्सपीरियंस। कि अगर हल्का-सा भी जो है वो आपका सिस्टम फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है? हालाँकि वो फ्लक्चुएशन बहुत कम हो फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन से मुराद ये है कि आपका जो सिस्टम प्रॉपर तौर पे बिहेव नहीं कर रहा होता, यानी कि जो टास्क उसने अचीव करने हैं उसमें रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया। ये परफॉर्मेंस से ये मुराद है ना कि अगर आप कोई मिसाल के तौर पर आप एक हॉस्पिटल के अंदर आपने
काउंटर के ऊपर कुछ 2-3 लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो अब वो ये नहीं देखेंगे कि इस काउंटर के ऊपर रश पड़ा हुआ है, किस वजह से रश पड़ा हुआ है। तो वो फ़ौरन ही कंप्लेन करना शुरू कर देंगे कि यार हम फलाने हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे तो स्टाफ ही ठीक नहीं था, वहाँ पे तो उनका एटीएम उनका जो है वो काउंटर के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो नहीं बिहेव करते। अगर आप किसी बैंक की एटीएम मशीन के अंदर चले जाएँ, तो अगर उस वो मशीन अगर एटीएम मशीन एक आपके एरिया की अगर एटीएम मशीन किसी वजह से डाउन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से डाउन है, तो लोग इसको एक अपना बुरा एक्सपीरियंस मानेंगे कि यार हमारे साथ तो जब भी हुआ है इस कंपनी की तरफ से बुरा एक्सपीरियंस ही हुआ है। तो उसका मतलब है कि परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो आपको परफॉर्मेंस के बारे में भी कैलकुलेट करना है। सो लोग देखिए लोगों को अगर आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप उनको बताएँ कि आपकी बताई गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम हो रहा है। जैसे आप डाटा ड्रॉपबॉक्स से डेस्कटॉप के ऊपर अगर कॉपी कर रहे हो, तो आपको ये प्रोग्रेस बार जो है वो नज़र आती है। तो ये एक डिज़ाइन का एक पैटर्न है, इसे हम कहते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन डालें और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन इसके अंदर आप ऐड करें। तो ये जब आप देखते हैं तो आपको कुछ हौसला होता है कि ठीक है, ये इतनी आइटम्स कॉपी हो रही हैं और यहाँ पे तो टाइम नहीं आ रहा, तो बाज़ू का साथ में टाइम भी आता है। तो जब टाइम आ जाए 2 मिनट, तो आपको पता लग जाता है अच्छा ठीक है 2 मिनट लगेंगे और आप कहते हैं कि चलो 2 मिनट का टाइम है या 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से कॉपी हो जाएगा। तो आप यूज़र्स को उनके टास्क के बारे में इन्फॉर्म करें। उनकी परफ़ॉर्मेंस किस तरह से बेहतर की जा सकती है, यूज़र जो भी टास्क कर रहा है। आपके सिस्टम के अंदर यूज़र जो भी टास्क कर रहा है, आपको उसके बारे में उसे इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी कर रहा है या वो चीज़ें डाउनलोड कर रहा है या वो अपलोड कर रहा है, तो उसको प्रोग्रेस बार के ज़रिए बताएँ कि आप कितना डाटा डाउनलोड हो गया है, इतना डाटा आपका अपलोड हो रहा है और आपकी सर्वर के साथ कनेक्टिविटी की जो स्पीड है वो इतने केबीज़ में है या इतने एमबीज़ के अंदर और आपको इतना रिमेनिंग टाइम लगेगा। तो इससे क्या होता है यूज़र बेहतरीन फ़ील करेगा कि यार वाह! अब देखिए जैसे आप इंटरनेट इस्तेमाल करें अगर फाइबर का स्ट्रॉन्ग फाइबर का इंटरनेट इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं बड़ी जल्दी चीज़ डाउनलोड होगी और स्पीड बड़ी बेहतरीन आ रही है। तो वो क्या कर रहे होते हैं साथ में प्रोग्रेस बार्स जो हैं वो शो कर रहे होते हैं। सो पीटीसीएल की भी अगर हम यूज़ करें तो उनकी प्रोग्रेस बार देखें तो प्रोग्रेस बार में उनकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा कम आ रही होती है। इसी तरह से दूसरी होती है स्प्लैश स्क्रीन्स। स्प्लैश स्क्रीन्स में क्या होता है कि अगर आपने वर्ड की फाइल खोली है, ठीक है? सो वर्ड की फाइल खोलने में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये स्टार्ट हो रहा है, 90% लोड हो गया, 80% लोड हो गया। सो परसीव्ड परफॉर्मेंस जो होती है ना वो बड़ी मैटर करती है। परसीव्ड परफॉर्मेंस से मुराद ये होता है कि आपने जो टास्क सिस्टम को दिया है, आपने एक फाइल खोलने को कहा है सिस्टम को, सिस्टम के ऊपर आपने फाइल के ऊपर क्लिक किया, तो क्लिक होने के बाद वो फाइल ओपन हो रही है या नहीं हो रही, कितना टाइम लगेगा उसको ओपन होने में, तो वो परसीव्ड परफॉर्मेंस होती है जो यूजर को एक्चुअली तौर पे नजर आ रही होती है। अब देखिए जब हम भी परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर जो है ना परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, तो हमें इस चीज़ के बारे में भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग के वक़्त इस चीज़ का भी ख़्याल रखना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है, जब बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा तब वो किस तरह से काम कर रहा होगा, ठीक है? तो हमें हालाँकि हालाँकि ये बड़ी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होती है ये कैलकुलेट करना कि हम डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर जब आप डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर होते हैं, अगर आप कहीं पे किसी हॉस्पिटल के अंदर या फिर देखिए आईटी कहाँ पे भी आ जाती है, आईटी हर जगह आपका जो है ये पार्ट शामिल होता है। अब लेट्स से आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो इंटरनेट की केबलिंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग के पाथ बता रहे हैं, एलएमएस इंस्टॉल हो रहा है यूनिवर्सिटी का और उस एलएमएस की कनेक्टिविटीज़ के लिए आपने सर्वर्स लगाए हैं, आपने राउटर्स लगाए हैं, स्विचेस लगाए हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। हर बच्चा फ्री इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएगा, वर्कर इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएँगे, एम्प्लॉइज़ इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएँगे। ये सारी चीज़ें हम जो है वो बड़े आराम से कर पाएँगे। तो जब आप ये चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो तब इस बात का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो किस तरह से जाएगी। और उस वक़्त अगर आप कुछ रिज़ल्ट ले भी लें कि यार हमने जैसा सिस्टम लगाया है, सिस्टम पे अगर लोड भी पड़ेगा, तो मिसाल के तौर पर आपने सिस्टम लगाया हुआ है कि जी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 स्टूडेंट्स हैं। तो 1000 स्टूडेंट्स जब सारे इकट्ठे मिलके इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो तब हमारा सिस्टम कैसा रिस्पॉन्ड करेगा? अब इस चीज़ का टेस्ट करना, जब आप सिस्टम लगा रहे हों, तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट परफ़ॉर्म करने पड़ते हैं। वो आगे चल के हम देखते हैं इसके ऊपर। तो हमें जो है वो जब भी हम परफ़ॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो परफ़ॉर्मेंस के बारे में बात करते वक़्त हमें कुछ बातें ज़हन में रखनी चाहिए। वो क्या बातें याद रखनी चाहिए? वो रखनी चाहिए कि हमारा सिस्टम हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब काम कर रहा होगा, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें कोई पार्ट फ़ेल हो सकता है, कोई मेंटेनेंस स्टेट
की वजह से उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो सकती है। मतलब कि देखिए ना, अगर आप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बैंकिंग सर्विसेज के अंदर आपका कोई पार्ट अगर फेल हो गया, पार्ट फेल होने से मुराद ये है कि आपका एक डेटाबेस बना है, आपका सारा का सारा डेटाबेस जो है वो कराची से कंट्रोल हो रहा है। पूरा एचबीएल बैंक का जितना यूजर डेटाबेस है वो सारा का सारा एचबीएल का वो कराची से कंट्रोल हो रहा है, और कराची में एक मेन कनेक्टिंग डिवाइस है वो खराब होगी। तो अगर वो वाला पार्ट खराब हो जाए, कोई भी पार्ट खराब हो जाए जिससे यूजर सारे कनेक्ट हुए हैं, पूरा नेटवर्क बना हुआ है ऑल ओवर द पाकिस्तान, एचबीएल बैंक का नेटवर्क फैला हुआ है, तो उस नेटवर्क में अगर कोई भी पार्ट खराब हो जाता है तो परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी आपकी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। तो उस केस में आप अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से हैंडल करोगे? क्या यूजर्स को आप बताओगे कि जी हमारी परफॉर्मेंस इस टाइम में डाउन रहेगी, हम बिल्कुल भी जो है वो नहीं कर पाएंगे, या कंप्लेंट्स आप लेते रहेंगे तो क्या होगा? अगर हम मेंटेनेंस करेंगे तो मेंटेनेंस के दरमियान में जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ट्रांज़ैक्शंस तो नहीं रुक सकती। तो उस केस में इस स्टेट के ऊपर, मेंटेनेंस स्टेट के ऊपर आपकी परफ़ॉर्मेंस किस तरह की होगी? जब आप बैकअप कर रहे होंगे यूज़र्स का डाटा, जब आप बैकअप कर रहे होंगे तो उस स्टेट में क्या होगा? जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे रोज़ाना रात को आप अपना डाटा बैकअप करते हो। तो जब डाटा बैकअप हो रहा होता है कि आप उस दरमियान में आप एप्लीकेशन यूज़ कर पाएँगे या नहीं यूज़ कर पाएँगे। सो इस तरह की बातें परफ़ॉर्मेंस के अंदर आ जाती हैं। या बैच जॉब्स जब रन हो रही होंगी एक सिस्टम के अंदर बैक एंड पे, जिनका इफेक्ट यूजर से नहीं होता, वो यूजर इंटरैक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन बैक एंड पे कुछ प्रोसेसेस जो है वो चल रही होती है। तो जब वो प्रोसेसेस चल रही होंगी तो फिर उस केस में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगी? तो ये कुछ बातें हैं, और इनसे निपटने के लिए हम कुछ ये तरीके करते हैं। हम बेंचमार्किंग करते हैं, वेंडर एक्सपीरियंस नोट डाउन करते हैं, प्रोटोटाइपिंग करते हैं, यूजर प्रोफाइल करते हैं। यानी कि बेटा यहाँ पे आप ये देख लें कि परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने के लिए, देखिए परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि आपका सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। जैसे हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किस तरह से क्लास के अंदर काउंट की जाती है, उसके रिजल्ट से। अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर उसका ए ग्रेड नहीं है तो हम कहते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ रहा। अब उसकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अब आपको पूरा लुक देखना पड़ता है कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया, इसने पेपर अच्छा नहीं दिया, या पेपर से आता नहीं था, या पेपर मुश्किल था, या टीचर ने पेपर ठीक नहीं चेक किया। सो इसी तरह से जो आपने अपना सिस्टम्स इंस्टॉल किए होते हैं, वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर उन सिस्टम्स की 24/7 परफ़ॉर्मेंस को इंश्योर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और आपको हर पॉइंट के लिए रेडी रहना पड़ता है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी जगह पे जाके कोई भी पार्ट ख़राब हो जाए, फ़ेल हो जाए, तो उस वक़्त में भी मेन टास्क आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन परफ़ॉर्म करती रहे। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई पार्ट फेल हो गया, कोई डिवाइस राउटर खराब हो गया है, स्विच खराब हो गई है, या हार्ड डिस्क फुल हो गई हैं, वो पूरी लिमिटेशन के ऊपर पहुँच गई जिसकी वज़ह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। तो उस केस के लिए आप उस मोमेंट के लिए क्या कैमरास की रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे? आप तो नहीं चाहेंगे कि जी हार्ड डिस्क में डाटा जो फुल हो गया, जो स्टोर हो रहा है वो उतने टाइम टाइम के लिए डाटा जो है वो ज़ाया हो जाए। तो उस टाइम के लिए आपको भी प्रिपेयर रहना है। तो ये सारे काम जो हैं वो आपके परफॉर्मेंस के बारे में आते हैं। तो इस चैप्टर में हम सारा परफॉर्मेंस के बारे में लेके चलेंगे। तो बेंचमार्किंग क्या होती है? बेंचमार्किंग ये होती है कि आप क्या करते हैं, आप जो है स्पेसिफिक टेस्ट प्रोग्राम्स लेते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले जितने भी कंपोनेंट हैं, उन बारी-बारी उन कंपोनेंट्स पे वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने एक स्विच, आपने कोई हार्ड डिस्क लगाई हुई है, सो उस हार्ड डिस्क पे आप लोड डालेंगे, आप उस हार्ड डिस्क पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम रन करके देखेंगे, और चेक करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से आती है। बेंचमार्क एक्चुअली क्या करता है? बेंचमार्क आपके मेन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितने सब सिस्टम लगे हुए हैं, उन हर एक सब सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट प्रोग्राम्स उनके ऊपर जो है वो रन करता है, ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो चेक कर सके। उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो चेक कर सके। सो बेंचमार्किंग एक्चुअली क्यों की जाती है? बेंचमार्किंग करने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आप हर एक पार्ट की, जितने पार्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हर एक पार्ट की स्पीड का अंदाज़ा लगा सकें। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे पार्ट्स आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर जो आप प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि वो प्रोसेसर की कंप्यूटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि देखिए जब आप, बड़ी सिंपल सी बात है, आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, और एंड्रॉयड फ़ोन में जब भी आप मार्केट में लेने जाते हैं, तो आप कहते हैं कि जी आप उसकी क्या स्पेसिफ़िकेशन देखते हैं? आप उसकी ये स्पेसिफ़िकेशन देखते हैं ना कि इसमें प्रोसेसर कैसा लगा हुआ है, इसमें रैम कितनी लगी हुई है, इसमें मेमोरी कितनी है, इसमें जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है वो कैसी है, वो हार्ड ड्राइव कौन-सी टेक्नोलॉजी की लगी हुई है। अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं, तो लैपटॉप के अंदर भी आप प्रोसेसर देखते हैं कौन-सा वाला है। आपके पास
फिर उसके बाद आप देखते हैं कि रैम कौन-सी वाली है, फिर उसके बाद आप रैम की स्पेसिफ़िकेशन क्या है, आप देखते हैं हार्ड ड्राइव कौन-सी लगी हुई है, एसएसडी है, एचडीडी है। सो इसी तरह से जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर में परफ़ॉर्मेंस की बात करते हैं, तो उसकी परफ़ॉर्मेंस के लिए भी आप बेंचमार्किंग करते हैं। आप देखते हैं कि हमारे दरमियान में हमने जो प्रोसेसर अपने कंप्यूटर्स के अंदर रखा हुआ है, कंप्यूटेशंस परफ़ॉर्म करने के लिए हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए इन कंप्यूटर्स में आपकी बहुत सारी सर्विसेज़ आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने बच्चों का डाटा प्रोसेस करने के लिए फ़ास्ट कंप्यूटर रखना पड़ेगा, ताकि जब बच्चे आएँ तो उनका डाटा एंटर कर सकें, उनकी फ़ीस की कलेक्शन ले सकें, देख सकें पिछला रिकॉर्ड सारा ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू वो उनके डाटा को जो है वो एक्सेस भी कर सकें। तो उनके सिस्टम जो है वो ज़्यादा तेज़ होने चाहिए, उसमें अच्छे प्रोसेसर लगे हों। तो हम किस तरह से ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं, ये कुछ ऑपरेशंस हैं जिन्हें हम फ्लॉप्स का और मिप्स का नाम देते हैं, कि हम उन प्रोसेसर्स के ऊपर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड रन करके देखते हैं और देखते हैं कि ये जो है ऑब्वियसली ये हम इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स तो नहीं करते, ये उन कंपोनेंट्स की टेस्टिंग जब की जाती है, जब वो कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, तब उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो हम एज़ अ आईटी इंजीनियर जब हम इन चीज़ों को इंस्टॉल करवा रहे होते हैं टेक्नीशियन से, तो हम इन बातों को ज़रूर रखते हैं कि यार यहाँ पे जो प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है, या जो डिस्क ड्राइव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम जितने भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी है, ये 1 सेकंड के अंदर इतनी ये प्रोसेसर 1 सेकंड के अंदर इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्ज़ीक्यूट कर सकता है। तो इस तरह से हम हर एक कंपोनेंट को बेंचमार्क करते हैं। बेंचमार्क से मुराद ये है कि हम मैच करते हैं उसको, उसको चेक करते हैं कि हाँ, ये वाक़ई ही ये चीज़ें कर सकता है, जो हम डिस्क ड्राइव हमने जिस कंपनी से खरीदी उसने ये दावा किया हुआ, वाक़ई ही ये उस चीज़ को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। फिर दूसरा तरीका ये होता है परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने के लिए, कि आप वेंडर का एक्सपीरियंस लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप मोबाइल खरीदने गए हैं, तो आप दुकान वाले से ही पूछेंगे कि यार मुझे ये काम है कि मैंने अपनी असाइनमेंट्स बनानी होती है, मैंने टाइपिंग करनी होती है, मैंने मैंने जो है वो डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा करनी है, और मैंने पिक्चर्स बहुत ज़्यादा बनानी होती हैं, तो मुझे बताओ मैं कौन-से वाला फ़ोन लूँ? तो आपको बताएगा देखिए भाई, अगर आपने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनानी है, आपने सेल्फी-शेल्फी बनानी है, तो फिर आप ओप्पो का फ़ोन ले लें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने ऑफ़िशियल काम करना है, ईमेल्स करनी है, आपने वर्ड की फाइल्स पे टाइपिंग करनी है, एक्सेल की फाइल पे टाइपिंग करनी है, यानी कि आपने ऑफ़िस वर्क करना है, तो फिर आप ऐसा करो, आईफ़ोन ले लो, एप्पल का कोई भी फ़ोन ले लो। तो इस तरह से वेंडर का भी एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आप वेंडर से पूछते हैं, ठीक है? परफॉर्मेंस बेहतरीन बनाने के लिए आप वेंडर से पूछते हैं अपनी डिज़ाइन फेज़ के अंदर कि यार आप हमें बताओ, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, यार आप हमें बताओ कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन-सी वाली कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करें, टूल्स कौन-कौन से इस्तेमाल करें। हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास डाटा क्या पड़ा हुआ है, कि तुमने जो पहली हार्ड ड्राइव भेजी थी, उस हार्ड ड्राइव कितने लोगों ने खरीदी, सबसे ज़्यादा हार्ड ड्राइव किसने खरीदी। वो बताता है कि सर देखिए हमारे पास जो है मित्सुबिशी वाले आए और उन्होंने हमारी हार्ड ड्राइव्स खरीदी हैं, तो इतनी हार्ड ड्राइव हमारी सेल हुई हैं, और हमारे कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा बिके हैं, और हमारी ये वाली टूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, इस कंपनी की टूल्स हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बिकी हैं। तो वेंडर आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता है, तो उससे भी आप उसका भी एक्सपीरियंस लें, और उससे भी आप सीखें। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है प्रोटोटाइपिंग का। प्रोटोटाइपिंग से क्या मुराद होता है? प्रोटोटाइपिंग से मुराद ये होती है कि आप जब भी किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपोनेंट लगाने लगें और उनको इम्प्लीमेंट करने लगें, तो पहला ये करें कि पहले उन कंपोनेंट्स को स्मॉल स्केल के ऊपर, मतलब कि अगर आप मिसाल के तौर पर एक आप सिस्टम बना रहे हैं, वो सिस्टम ये करेगा कि 1 मिनट के अंदर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, लेट्स से आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपने एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? ये सॉफ्टवेयर यूज़र से 1000 यूज़र का एक डाटा लॉग बनाएगा, 1000 यूज़र्स का डाटा लॉग बनाएगा, और इस लॉग को आगे डेटाबेस सर्वर के अंदर इन करा देगा। डेटाबेस सर्वर के अंदर जो है वो इसे क्या करेगा? इनपुट करा देगा। यानी कि एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया, वो सॉफ्टवेयर 1000 एंट्रीज़ को एक लॉग में, एक एक्सेल की फाइल में स्टोर करेगा, और फिर उसी टाइम उसको डेटाबेस सर्वर में जाके स्टोर करवा देगा। अब ये एक नया सिस्टम आप जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। तो वो कहता है कि इसको पहले क्या करो, प्रूफ ऑफ कांसेप्ट कर लो। इसकी प्रोटोटाइपिंग कर लो। यानी कि आप क्या करो, इसे अर्ली स्टेज के ऊपर, स्मॉल स्केल के ऊपर स्मॉल स्केल के ऊपर आप कम पैसों के साथ, थोड़े से पैसों के साथ इसको इम्प्लीमेंट करके देखो कि जैसा आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। जबकि अक्सर हम सोचते हैं ना कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएँगे जो कि 1 मिनट के अंदर 1000 टेलीफ़ोन कॉल्स को लोगों तक ट्रांसफ़र कर सकेगा। 1000 लोग जो हैं वो हमारे सिस्टम के थ्रू एक-दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएँगे। तो हम ये कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप पहले इक्विपमेंट्स को हायर कर लो, रेंट के ऊपर ले लो। डाटा सेंटर जितना जिस कैपेसिटी का आप डाटा सेंटर बनाना चाह रहे हो,
अब वेंडर से ही क्लाउड सर्विसेज ले लो, ठीक है? वेंडर से ही क्लाउड सर्विसेज ले लो और एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के आप पहले इसका टेस्ट कर लो। एक छोटा-सा रफ सा मॉडल बना लो कि आप जैसा सोच रहे हो क्या वैसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता? क्या वैसा पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप जो आपके माइंड में डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन से वो फंक्शनैलिटी रियल टाइम में अचीव नहीं हो पाती। तो फिर आपको अपने डिज़ाइन चेंज करना पड़ता है। तो प्रोटोटाइपिंग हमें ये बताती है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को जिस तरह से लेके जाना चाह रहे हो, आप परफॉर्मेंस को बेहतरीन करने के लिए जो कंपोनेंट्स ऐड करना चाह रहे हो अपने सिस्टम के अंदर, तो आप उसे अर्ली स्टेज के ऊपर ही अपने डिज़ाइन को एक मर्तबा कंपोनेंट्स को हायर करके रेंट के ऊपर लेके कंपोनेंट्स को खरीदो नहीं, लेकिन वेंडर की प्रेमिसेस में ही, वेंडर के पास उसी की शॉप के अंदर वो छोटे-मोटे से उन इक्विपमेंट्स पे टेस्ट कर लो कि क्या जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होगा भी या नहीं होगा। सो ये प्रोटोटाइपिंग होती है हमारी। सो इसी तरह से फिर आगे हमारे पास है यूज़र प्रोफाइलिंग। देखिए, जब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये बात कर रहे होते हैं कि हमने परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाना है, तो उसमें फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है यूज़र प्रोफाइलिंग का। यूज़र प्रोफाइलिंग से मुराद ये होती है कि आप जनाब सबसे पहले ये देख लें कि आप जो सिस्टम लगा रहे हैं, वो कौन से लोग इस्तेमाल करेंगे। वो कितने लोग हैं जो आपके सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होंगे और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन-कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड कितना ज़्यादा पड़ेगा, टोटल लोड कितना आपके ऊपर होगा। तो इन सारी चीज़ों को देख लें, यूज़र्स की प्रोफाइलिंग कर लें कि किस किस्म के यूज़र होंगे, पर्सनल्स किस किस्म के होंगे, कौन-सा यूज़र ग्रुप होगा, आप उनकी लिस्ट बना लें, वो क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा, जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने घर के अंदर एक गेमिंग स्टेशन बनाया हुआ है। सो अब वो बाज़ार से गेमिंग स्टेशन बनाने के लिए आप एक कंप्यूटर खरीदते हैं, तो आप बाज़ार जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी हमें एक कंप्यूटर दे दें, पर्सनल कंप्यूटर दे दें। अब पर्सनल कंप्यूटर के लिए वो आपको आपकी सीपीयू है, आपकी सीपीयू की जो स्पेसिफ़िकेशन आपको वो देगा, वो कहेगा कि जी आपने एक गेमिंग स्टेशन बनाना है, तो आप हार्ड ड्राइव 1 जीबी की लगवा आप हार्ड ड्राइव जो है वो 8 जीबी की लगवा लें, लेकिन इसके अंदर जो कार्ड है, इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो बहुत अच्छा लगाएँ क्योंकि आपने गेमिंग सेशन लेनी है, इसके अंदर रैम बहुत अच्छी लगाएँ आप। सो गेमिंग सेशन के लिए जो स्पेसिफिकेशन होगी वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगी, बनिस्बत जो एक ऑफ़िस के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में जो बंदा काम कर रहा होगा, जो जिसने सिंपल एक्सेल फाइल के ऊपर काम करना है, उस बंदे को तो इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटर की तो ज़रूरत नहीं ना पड़ेगी। सो इसलिए यूज़र प्रोफाइलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जिस किस्म के यूज़र के लिए बना रहे हैं, वो पहले ज़रूर आप समझ लें। उनकी सारी डिटेल जो है वो आप ज़रूर ले लें कि वो किस तरह के यूज़र्स ग्रुप हैं, वो टास्क किस तरह के परफ़ॉर्म करना चाह रहे हैं सिस्टम्स के ऊपर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन-कौन से कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, किसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड जो है वो आने वाला है। जैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर 8 से लेके 9 से लेके 4 बजे के दरमियान में बहुत ज़्यादा लोड होगा, किसके ऊपर होगा? इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट की सर्विसेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होगा क्योंकि स्टूडेंट्स आएँगे और स्टूडेंट्स आके आपका इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, तो यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरनेट की सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो रूम्स हैं, रूम्स के अंदर जो लैब्स हैं, लैब्स के अंदर जो आपके कंप्यूटर्स हैं, वो कंप्यूटर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पड़े हुए कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ होने चाहिए, ज़्यादा फास्ट स्पीड के होने चाहिए, उनका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। सो ये सारी हम यूज़र प्रोफाइलिंग एक्चुअली में करते हैं। तो ये कुछ यूज़र प्रोफाइलिंग के लिहाज से ये कुछ लिस्ट है कि अगर आप एक का डाटा एंट्री आपका ऑफ़िसर है और 100 डाटा एंट्री ऑफ़िसर है, वो एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, तो जब वो स्टार्ट करेंगे तो वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस से कोई 100 एमबी का डाटा बस उस एप्लीकेशन के लिए जो है वो लेंगे और वो क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को दिन में 1 मर्तबा ही जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर डाटा एंट्री ऑफ़िसर है, वो कि न्यू डाटा एंटर करता है, तो उसे न्यू डाटा एंटर करने के लिए वो कोई 40 मर्तबा मतलब कि 40 घंटे, ठीक है? 40 पर आवर 40 टाइम्स सॉरी 40 टाइम्स पर आवर वो डाटा को 40 टाइम्स पर आवर डाटा को जो है वो एंटर करता है। तो जब डाटा को एंटर करता है, उसके लिए स्पेस भी रिक्वायर होगी। सो ये कुछ चेंज एक्सिस्टिंग डाटा 10 टाइम्स पर आवर 1 घंटे के अंदर वो डाटा को 10 मर्तबा चेंज करता है, तो उसके लिए देखें आपको कितनी स्पेस चाहिए। स्टोरेज एरिया नेटवर्क डिवाइस से ये हम आगे चल के पढ़ेंगे ये क्या डिवाइस होती है। उस डिवाइस से सिर्फ 50 केबी रिक्वायर है। सो इस तरह की जो है ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं हम इसको पूरा अच्छी तरह से समझें कि ये क्या है। तो ये कहता है कि आप पहले यूज़र प्रोफाइलिंग कर लें कि वो किस तरह के टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको इस टेबल से हट के एग्जांपल दी
कि आप ये देख लें कि जैसे आपके अब हमारे स्टूडेंट हैं, अगर वो लैब के अंदर है, तो लैब के अंदर हमने जो कंप्यूटर्स के ऊपर इंटरनेट प्रोवाइड करना है, वो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना है। क्यों हमने हाई स्पीड प्रोवाइड करना है और हमने कंप्यूटर्स को अपने फास्ट क्यों रखने हैं? क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने सॉफ्टवेयर चलाने हैं, जैसे आप प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर चलाते हैं, डेव, विजुअल स्टूडियो, तो ये ज़्यादा रिसोर्सेज़ आपके इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाले जो सॉफ्टवेयर हैं, ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने इन सिस्टम्स को क्या करना है, इन सिस्टम में हाई प्रोसेसर, हाई हार्ड डिस्क और इस तरह की चीज़ें जो है वो बेहतरीन लगाना। तो ये भी कुछ है, ये भी प्रोफाइलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लोड के लिहाज से है कि आप इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर लोड की भी बना सकते हैं कि आपका डाटा एक दिन के अंदर कितना टाइम के अंदर, ठीक है? एक दिन के अंदर इतने टाइम्स ट्रांसफ़र होता है और 1 सेकंड के अंदर पर सेकंड पर सेकंड जो है वो कितने केबीस आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है। अगर एक दिन के अंदर इतने केबी डाटा ट्रांसफ़र होता है, तो 1 सेकंड के अंदर आपका डाटा इतना ट्रांसफ़र होता है। तो उसकी वजह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी के अंदर डाटा ट्रांसमिशन रेट इतना ज़्यादा स्लो है और आपकी कंपनी कुछ इस तरह से है कि जिसमें आपने चीज़ें बार-बार आपको अपलोड करनी पड़ती हैं या डाउनलोड करनी पड़ती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है अपलोडिंग की स्पीड जो है वो ज़्यादा बेहतरीन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम एक रनिंग सिस्टम की भी परफॉर्मेंस जो है वो मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क होता है। जैसे हमारे पास है बॉटलनेक, हम हमें बॉटलनेक भी जो है वो मैनेज करनी चाहिए। बॉटलनेक से क्या मुराद है? देखिए, बॉटलनेक से मुराद ये है कि आपने ओवरऑल सिस्टम लगाया। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, एक कंपनी हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल के अंदर आपने एक आईटी रूम बनाया हुआ है। हॉस्पिटल के अंदर आपने एक क्या बनाया हुआ है? आईटी रूम बनाया हुआ है। सो उस आईटी रूम के अंदर क्या है जनाब आपका? उस आईटी रूम के अंदर उस आईटी रूम के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको आपने अलग-अलग क्लिनिक बना के दिए हुए हैं। उनके क्लिनिक्स के ऊपर जितना डाटा है, वो उनके ऊपर जितना भी उनके कंप्यूटर्स हैं, उनके क्लिनिक्स के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उन सारों के कंप्यूटर्स के ऊपर आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो सॉफ्टवेयर जो जो भी उनके पास पेशेंट आता है, उन सारे का डाटा उसके ऊपर लिखते जाते हैं। ये पेशेंट आया, इस टाइम आया, इसको ये मसला है और मैंने इसे ये दवाई प्रिस्क्राइब की और नेक्स्ट टाइम मेरी मीटिंग का टाइम ये है और ये सारी चीज़ें। अब वो हर डॉक्टर मुख्तलिफ क्लिनिक्स में बैठा हुआ है या ओपीडी में या किसी भी रूम के अंदर बैठा हुआ है। कोई 20 रूम है, 20 रूम के अंदर 20 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं और 20 कंप्यूटर के ऊपर वो हर पेशेंट का, हर डॉक्टर जो है वो डाटा जो है वो एंटर करी जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें, आपका ये वाला डाटा आगे नेटवर्क्स के थ्रू, यहाँ पे कोई डिवाइस लगी हुई है, ये डाटा यहाँ पे पहले आता है, फिर यहाँ से आपके आईटी रूम में जो हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, उन पे जाके सेव हो जाता है। तो यानी कि यहाँ से डाटा यहाँ पे, फिर इसके बाद आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर पे डाटा एंटर हो रहा है, वो डाटा ऑटोमेटिकली यूज़र एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है अपने मोबाइल पे एंड्रॉयड के थ्रू, एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, उस पे लॉगिन होता है, अपना नाम लिखता है और डॉक्टर उसे एक खास नंबर बताता है, वो उस नंबर के ज़रिए अपने डाटा को देख सकता है कि डॉक्टर ने मुझे क्या मेडिसिन दी है और वो मेडिसिन मैंने कितने टाइम खानी, किस टाइम खानी है और क्या-क्या करना है। वो सारा डाटा यहाँ पे आ रहा है अब आपके पास, ठीक है? सो अब ये पूरा आपने सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब आपका क्या ख़्याल है कि ये सिंपल एक तार के साथ इम्प्लीमेंट हुआ है? नहीं, इसके दरमियान में हमने डिवाइसेज़ लगाई हुई हैं, डेटाबेस लगाया हुआ है और फिर आईटी रूम में भी बहुत ज़्यादा डिवाइसेज़ रखी हुई हैं और ये सॉफ्टवेयर इटसेल्फ जो है वो हाई रिसोर्सेज़ इस्तेमाल कर रहा होगा हमारे एप्लीकेशन सर्वर के। अब बेटा मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जब आप एक सिस्टम बनाने के लिए इतने ज़्यादा कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपका पूरा सिस्टम, मिसाल के तौर पर आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर का कंप्यूटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये जो डाटा सारा पीछे जाके आईटी रूम में जो हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, यहाँ पे जाके जो सेव होना है, वो वाली हार्ड डिस्क फुल होगी। तो इस हार्ड डिस्क के फुल होने की वजह से क्या ये डॉक्टर अपना डाटा दोबारा एंटर कर पाएगा? नहीं एंटर कर पाएगा। इसे एरर मिलेगा कि हार्ड डिस्क इज़ फुल या उसकी एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी या वो प्रॉपर तौर पे डाटा एंटर नहीं कर पाएगा और इसी तरह से यूज़र जिसने अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, उसको भी एरर आना शुरू हो जाएँगे। तो इसे हम कहते हैं बॉटलनेक। बॉटलनेक से मुराद क्या होती है? बॉटलनेक से मुराद ये होती है कि जैसे एक बोतल है, जैसे एक बोतल है, ये मैं बोतल लेता हूँ। इस बोतल के अंदर इस बोतल के अंदर कोई डाटा है और ये डाटा बिल्कुल ढक्कन तक आके भर गया। अपनी फुल लिमिटेशन के ऊपर पहुँच गया। अब ये मज़ीद डाटा को एंटर नहीं होने देता। मतलब ये बोतल है, इस बोतल के अंदर ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड पूरा भर चुका है। अब पूरा भर जाने के बाद ये मज़ीद तो नहीं एंटर आएगा, बल्कि बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। तो जब ये बाहर गिरेगा, मेमोरी लीकेज होगी और इसकी वज़ह से क्या होगा, आपका सिस्टम की परफ़ॉर्मेंस, ओवरऑल सिस्टम की जो परफ़ॉर्मेंस है, वो डाउन हो जाएगी। सो इसलिए हम कहते हैं कि बॉटलनेक्स को भी मैनेज करें। हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को बहुत बेहतरीन कर देते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम की वज़ह से दरमियान में अगर किसी एक
कंपोनेंट पे भी, किसी एक छोटे से कंपोनेंट भी अगर उसकी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है या वो खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। उस सिस्टम की लिमिटेशन की वजह से, एक छोटे से कंपोनेंट की वजह से हमें लिमिटेशन जो है वो आना शुरू हो जाती है। हम इंटेरोपरेबिलिटी का पॉइंट भी माइंड में रखते हैं कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए, वो अंडरस्टैंड करें, जैसे कि कम्युनिकेशन करें। जैसे ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करे और देखे कि तो मैंने अपना डाटा इस हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कराना है और पैरेलल हार्ड डिस्क में स्टोर कराना, तो इंटेरोपरेबिलिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। सो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अगर कोई कंपोनेंट अपनी लिमिट को पहुंच गया है, इसका मतलब वो अपनी बोटल नेक, वो सिस्टम अपनी बोटल नेक के ऊपर पहुंच गया, तो हमने बोटल नेक जो है वो सिस्टम के अंदर भी रिमूव करने हैं। अगर वो सिस्टम के अंदर बॉटल नेक रिमूव नहीं होंगे, तो हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। अब ये सारा चीज़ें चेक करने के लिए, अपनी सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। पहला टेस्ट होता है हमारे पास लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग में क्या होता है, ये टेस्ट हमें बताता है कि अगर इट शोज़ हाउ अ सिस्टम परफॉर्म, ये टेस्ट हमें ये बताता है कि जो हम लोड टेस्टिंग करते हैं, ये हमें बताता है कि अगर हम अपने सिस्टम के ऊपर एक्सपेक्टेड लोड डालें, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 बच्चों के लिए इंटरनेट सर्विसेज का इंतजाम किया है, तो हम 1000 वर्चुअल यूजर्स बनाएंगे और अपने सिस्टम के ऊपर उन्हें क्या करेंगे, अपने इम्प्लीमेंटेड सिस्टम के ऊपर जो है वो टेस्ट के तौर पे छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा लोड टेस्टिंग के ज़रिए उससे ये होगा कि हमें ये पता लगेगा कि हमारा सिस्टम जो हमने 1000 यूज़र्स को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए बनाया, क्या वो वाक़ई 1000 यूज़र्स जब यूज़ करना से लगेंगे, तो क्या वो उनको वैसी इंटरनेट सर्विसेज़ प्रोवाइड करेगा जैसा हमने सोचा है या नहीं करेगा? सो ये लोड टेस्टिंग होती है। स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है कि आप अपने सिस्टम के ऊपर एक्सट्रीम लोड डालते हैं। एक्सट्रीम लोड से मुराद है कि आपने अपना सिस्टम 1000 के लिए बनाया हुआ है, अगर 2000 हो गए लोग, अगर 2000 यूज़र हो गए, तो 2000 यूज़र्स के लिए आपका सिस्टम अब किस तरह से काम कर रहा होगा, वो स्ट्रेस टेस्टिंग होती है। एंड्योरेंस टेस्ट क्या होती है? ये आपको शो करती है कि इट बिहेव्स व्हेन इट इज यूज्ड एट द एक्सपेक्टेड लोड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर आपने अपना एक सिस्टम बनाया है 1000 यूजर्स के लिए, तो 1000 यूजर्स आपके सिस्टम को कोई 10 घंटे के लिए लगातार इस्तेमाल करते रहें, तो क्या आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस में कोई कमी आएगी या कमी नहीं आएगी? मतलब मैं अब आपको इन तीनों की एग्जांपल जो है वो दूसरे तरीके से देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो लोड टेस्टिंग से क्या मुराद है? लोड टेस्टिंग से मुराद ये है कि आपने एक गाड़ी बनाई, एक गाड़ी आपने खरीदी, तो आपने कहा कि ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी अगर आप 10 किलोमीटर की रफ्तार पे अगर आप ये गाड़ी मोटरवे के ऊपर चलाएँगे, तो ये 10 किलोमीटर पर 1 लीटर पेट्रोल खाएगी, तो ये लोड टेस्टिंग होगी। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होगी? अब उसने कहा था कि आप मोटरवे के ऊपर अगर इतनी स्पीड से गाड़ी चलाएँगे, तो फिर ये 10 किलोमीटर में 1 लीटर खाएगी, तो आप गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं, चलाते मोटरवे के ऊपर ही हैं। गाड़ी की स्पीड आपने अब कम कर दी, तो अब देखते हैं कि अब ये किस तरह से जो है वो बिहेव करती है। फिर इसी तरह से एंड्योरेंस टेस्ट, कि मैं कित क्या अगर मैं मोटरवे के ऊपर 10 किलोमीटर तक गाड़ी की स्पीड एक ही रखूँ और मैं 10 किलोमीटर, 20-30 किलोमीटर में, तो क्या मैं 6 घंटे के लिए गाड़ी को इसी तरह चलाता रहूँ, तो क्या मेरे इंजन मेरा हीट अप होना शुरू हो जाएगा 6 घंटे बाद? तो क्या उसकी माइलेज में कोई कमी आएगी या नहीं आएगी? सो आई गेस आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ आई हो। तो अगर ना भी समझ आई हो, तो बस आप ये बात याद रखें कि लोड, स्ट्रेस, एंड्योरेंस टेस्टिंग सिर्फ़ इसलिए की जाती है ताकि आप ये चीज़ को चेक कर सकें कि हमारा सिस्टम जब एक्सपेक्टेड लोड को मीट करेगा, तो किस तरह से बिहेव करेगा, जब एक्सट्रीम लोड को मीट करेगा तब किस तरह से बिहेव करेगा, और जब एक्सपेक्टेड लोड को मीट करेगा तो कितनी देर के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखेगा। ये हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है। अब हम इस चीज़ को शो करने के लिए कुछ ग्राफ बनाते होते हैं, इस पे हम रिस्पॉन्स टाइम लेते हैं और यहाँ पे हम नंबर ऑफ सिमुलेटेड यूजर्स लेते हैं। हम ये कहते हैं कि आप जिस तरह से लोड बनाएँगे, आप जब लोड बढ़ाते हैं, तो आप किस तरह से लोड बनाएँ, स्टार्ट विद अ स्मॉल नंबर ऑफ वर्चुअल यूजर्स, कि आपने एक सिस्टम बनाया, अब ज़ाहिर-सी बात है हम उसमें एक्चुअली में 1000 लोग तो नहीं ला सकते, मतलब ऐसा तो नहीं ना कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अपना सिस्टम बनाया, इंटरनेट की सर्विसेज़ लगाई हैं, अब आप 1000 बच्चा इकट्ठा करेंगे, 1000 लोगों को इकट्ठा करें सिर्फ़ टेस्ट करने के लिए। तो आप वर्चुअली तौर पे वो टेस्ट करते होते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स होते हैं वर्चुअली बोट्स क्रिएट करने के लिए, जो कि वर्चुअल यूज़र, मतलब वो बिल्कुल एक रियल यूज़र की तरह से वो क्रिएट हो जाते हैं। तो हम वो कहते हैं कि आप अपने वर्चुअल यूज़र्स को आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाएँ और फिर उसके बाद बढ़ाते जाएँगे, फिर उसके बाद बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें। जब आप बढ़ाते जाएँगे, तो वहाँ पे जाके एक पॉइंट आएगा जो कि ब्रेक पॉइंट होगा, जहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है, the result shows how the performance varies with the load is the number of users versus the response time, कि आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो जैसे-जैसे आप यूज़र्स बढ़ाते जाएँगे, देखिए नंबर ऑफ सिमुलेटेड यूज़र्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ही नंबर ऑफ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत बढ़ गया। बहुत रिस्पॉन्स टाइम बढ़ने से क्या मुराद है? ब रिस्पॉन्स टाइम बढ़ने से मुराद ये है
कि पहले जो चीज़ आप 2 मिनट में एक्सेस कर रहे थे, अब वही चीज़ आप 4 मिनट के अंदर एक्सेस कर रहे हो। सो वो कहता है कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें ब्रेक पॉइंट देखें, ब्रेक पॉइंट का पता लगाएँ कि कितने मैक्सिमम यूज़र्स हैं जिनके बाद जाके मतलब कि अगर मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 यूज़र्स के लिए बनाया हुआ है, कि 1000 यूज़र्स इंटरनेट को अगर इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छी बेहतरीन अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ब्राउज़िंग स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी। तो मैंने इसको भी जब टेस्ट किया तो मुझे ये पता लगा कि एक्चुअली में 1500 यूज़र्स के बाद जाके 1500 यूज़र्स के बाद जाके मेरा जो इंटरनेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो ब्रेक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर आपको ये पता लगता है कि आपने जो सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, वो एक्सपेक्टेड लोड या कितने यूज़र्स के बाद जाके डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। सो ये हमारी जो है वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है। अब जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग आप करते हैं वो ऑब्वियसली सी बात है हमें कुछ ना कुछ सर्वर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें हम वर्चुअली तौर पे यूज़र्स को बढ़ाते हैं, उनकी इंटरैक्शन कराते हैं और कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फिर उन टेस्टिंग से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और वो डाटा जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, उनके ज़रिए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो किस तरह से परफ़ॉर्म करेगा। अब देखिए जितने भी ये टेस्ट हैं बेटा, ये बात आपने याद रखनी है कि जितने भी टेस्ट हैं, ये सारे के सारे टेस्ट आपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर परफ़ॉर्म करने हैं। देखिए 2 किस्म की एनवायरनमेंट होती है। पहली एनवायरनमेंट होती है आपकी लोकल एनवायरनमेंट और दूसरी एनवायरनमेंट होती है आपकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। लोकल एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि आपने पहले एक छोटे से जगह के ऊपर छोटे से यूज़र्स के मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ज़रूरी नहीं हार्डवेयर ही शामिल हो, सॉफ्टवेयर भी शामिल हो सकता है कि आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की। तो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के ऊपर बहुत अच्छा चल रहा है। आपने अक्सर देखा होगा ना कि आपने इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड की, आपके सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन क्लास के अंदर जब आप किसी और के कंप्यूटर के ऊपर वो चीज़ चलाएँ, तो वो बिल्कुल ही नहीं चल रही होती। तो उसे हम कहते हैं उसे हम एक्चुअली कहते हैं कि आपने अपने सिस्टम के ऊपर जब चीज़ चलाई, तो वो लोकल एनवायरनमेंट में तो बहुत ज़्यादा अच्छी चल गई, लेकिन एक्चुअली तौर पे जहाँ पे इस चीज़ ने इस्तेमाल होना था, जो प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट थी, जहाँ पे इसने एक्चुअली में इस्तेमाल होना था, जहाँ पे डिप्लॉयमेंट होनी थी, वहाँ पे ये चीज़ सही तरह से काम नहीं कर पा रही। यानी कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने पहले एक लैब के अंदर डिज़ाइन किया, वहाँ पे वो बिल्कुल ठीक कर रहा था, ठीक काम कर रहा था वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपने राउटर, स्विचेज़ ये वो पहले उसको कनेक्ट उनकी पहले टेस्टिंग परफ़ॉर्म की छोटे से एनवायरनमेंट में। लेकिन जब आप रियल एनवायरनमेंट में उसे लेके गए, तो तब आपको ये पता लगा कि यार वहाँ पे तो ये ठीक काम नहीं कर रहा। तो ये कहते हैं कि जब आप परफ़ॉर्मेंस की टेस्टिंग कर रहे हो, तो आप उसको हमेशा प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट में करें, जहाँ पे आपने एक्चुअली यूज़ करना है, उसका टेस्ट भी वहीं पे जाके आप करें। उसकी परफ़ॉर्मेंस टेस्टिंग भी वहाँ पे जाके करें, बेशक कम यूज़र से कर लें। लेकिन अगर आप उसे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, यानी कि एक लैब में जहाँ पे अभी डिज़ाइन बना रहे हैं आप, अगर आप वहाँ पे उसको टेस्ट करेंगे, तो उससे हो सकता है आपको रिज़ल्ट सही ना मिले। मतलब वहाँ पे वो आपको बता दे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो अच्छा काम जो है वो ना कर रहे हो। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो है वो इसको प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट करें। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आता है कि अगर आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में जाएँगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रियल टाइम में खरीदनी पड़ेंगी। तो आप खरीदें नहीं बल्कि क्या करें टेम्परेरी तौर पे उस टेस्ट एनवायरनमेंट को क्या कर लें, हायर कर लें। उनके लिए इक्विपमेंट्स जो आपने यूज़ करनी है, वो बोरो कर लें और उसका क्या कर लें आप सिंपली टेस्ट परफ़ॉर्म कर लें। अब कुछ हमारे पास परफ़ॉर्मेंस पैटर्न्स होते हैं। परफ़ॉर्मेंस पैटर्न से क्या मुराद है देखिए, अगर आपने परफ़ॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने जो परफ़ॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है, वो हमेशा-हमेशा जो आपका हार्डवेयर के कंपोनेंट है, उनमें ही फ़ॉल्ट हो। देखिए, एक ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि एक ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर जो आपका सिस्टम स्लो होता है, उसकी जो परफ़ॉर्मेंस ख़राब होती है, वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से हो, वो अंदर लगे हुए स्विचेज़ या राउटर्स की वजह से हो या वो खराबी आपके पर्सनल कंप्यूटर की वजह से। बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि आपने जिस पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जो एप्लीकेशन बनाई हुई है, बाज़ औक़ात अक्सर टाइम में 80% जो आपके पूरे स्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परफ़ॉर्मेंस ख़राब होती है, वो किस वजह से होती है? वो होती है एप्लीकेशन की वजह से। जो एप्लीकेशन आपने अपने सिस्टम में इस्तेमाल की अपने सिस्टम में जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें जो डेटाबेस इस्तेमाल हुए होते हैं, वो डेटाबेस प्रॉपर तौर पे डिज़ाइन नहीं हुए होते और वो आपके सिस्टम के साथ प्रॉपर तौर पे इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे होते और ये बहुत ज़्यादा और आपकी जो मेमोरी है वर्किंग फ्रॉम मेमोरी एज़ मच एज़ पॉसिबल एज़ अपोज्ड टू द वर्क विद द डाटा ऑन द डिस्क कि उन वो डेटाबेस बने होते हैं डिस्क की मेमोरी इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो अगर आपके रैम की मेमोरी को जब इस्तेमाल करेंगे वो डेटाबेस, तो वो फिर क्या करना शुरू कर देते हैं, वो प्रॉपर वे में बिहेव नहीं करते। तो इन चीज़ों को प्रॉपर्ली तौर पे वर्क कराने के लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ती है। वो क्यूज़ का सहारा लेता है, शेड्यूलर्स का सहारा लेता है। तो उसमें हम ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर अगर हम ऐड कर दें,
तो हम जो है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। यानी कि इस पॉइंट के सुनने के बाद आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, तो मैं इसको बड़ा सिंपल लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि देखिए हमेशा जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपके हार्डवेयर की वज़ह से ख़राब नहीं होती। यदि आपके हार्डवेयर में जो आपने केबल्स लगाई हुई हैं, जो स्विचेस लगाए हुए हैं, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, उनमें कोई खराबी आएगी तो आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, नहीं। आपकी परफॉर्मेंस इस वजह से भी खराब हो सकती है जैसे आपका एक एलएमएस सिस्टम है। उस एलएमएस सिस्टम में अगर वो एलएमएस सिस्टम जिस एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर चल रहा है, उस एप्लीकेशन सर्वर के अंदर जो उस सॉफ्टवेयर को चलने के लिए आपने रिसोर्सेज़ डेडिकेट किए हुए हैं। रिसोर्सेज़ डेडिकेट करने से क्या मुराद है? ये मुराद है कि वो एप्लीकेशन के लिए 2 जीबी रिक्वायर है, लेकिन उसको उस कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ़ 1.5 जीबी मिल रहा है। तो उसकी वजह से आपका एलएमएस क्या करेगा? एलएमएस सही बिहेव नहीं करेगा, स्लो हो जाएगा। चीज़ों को एंटर करोगे, तो वो एंटर नहीं हो पाएँगी, सेव करोगे, सेव नहीं हो पाएँगी। वो एप्लीकेशन, वो एलएमएस सॉफ्टवेयर आगे डेटाबेस से प्रॉपर तौर पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से आपकी क्या आएँगी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो पाएगी। तो वो कहते हैं कि आप इसमें ऐसा करो कि आप उसको रिसोर्सेज़ ज़्यादा दे दो, ता उन उनको रिसोर्सेज़ ज़्यादा प्रोवाइड कर दो, उनको मेमोरी ज़्यादा प्रोवाइड कर दो, तो उस वजह से आपकी ताकि आपकी एप्लीकेशन में जो मसला है, वो एप्लीकेशन लेवल पे, अपर लेयर पे जो प्रॉब्लम है, वो रिज़ॉल्व हो सके। सो बाज़ औक़ात प्रॉब्लम हार्डवेयर की नहीं होती, सम टाइम प्रॉब्लम आपकी अपर लेयर की भी होती है। आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, सेट करनी पड़ती है। तो उन चीज़ों को भी आप पहले देखें ताकि फिर उसके बाद आप हार्डवेयर के ऊपर जा सकें कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्यों खराब हो रही है। तो वो कहता है कि जी अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन करना चाहते हैं तो उसमें डिस्क कैशिंग का जो ऑप्शन है वो ज़रूर ऐड करें। देखिए डिस्क कैशिंग से मुराद क्या है? कैशे मेमोरी ये बिल्कुल कैशे मेमोरी जैसा कॉन्सेप्ट है, तो आई होप आपको कैशे मेमोरी का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए ये कहता है कि अब आपको पता है कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो आपका डेटाबेस लगा हुआ है, वो डेटाबेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो जो यूज़र जिस चीज़ को बार-बार इस्तेमाल कर रहा है, उसको आप एक कैशे मेमोरी के अंदर ला के रख लो, ताकि यूज़र अगली टाइम जब इस चीज़ को एक्सेस करना चाहे, तो वो बजाए कि डायरेक्टली मेमोरी से उस चीज़ को फेच करे, वो कैशे मेमोरी से उसको जो है वो फेच कर ले। इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे देखें, मिसाल के तौर पर एक ये ऑर्गेनाइज़ेशन है और ये इसका कोई 3rd फ्लोर है, ये 3rd फ्लोर है। ठीक है जी, ये 3rd फ्लोर अब ये 3rd फ्लोर है जनाब। अब इस 3rd फ्लोर पे आपने एक ऑफ़िस बॉय रखा हुआ है ऑफ़िस बॉय रखा हुआ है। सो 3rd फ्लोर पे जितने डॉक्टर हैं, वो बार-बार इस ऑफ़िस बॉय से क्या मँगवाते हैं जी, कभी फेस मास्क मँगवाते हैं, कभी फेस मास्क मँगवाते हैं, कभी उससे सीज़र मँगवाते हैं, कभी उससे ड्रिप मँगवाते हैं। मतलब कि इस तरह की चीज़ें जो है वो उससे मँगवाते हैं। अब देखिए जब एक डॉक्टर आता है और उसे इस ऑफ़िस बॉय को आके कहता है कि मुझे ये चीज़ें ला दो। ये बेचारा कहाँ पे जाता है? ग्राउंड फ्लोर पे जाता है। तो इससे ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए क्या लगेगा? टाइम तो लगेगा ग्राउंड फ्लोर पे जब जाएगा, आने का टाइम और जाने का टाइम। तो ये ऑफ़िस बॉय क्या करता है? ये नोट करता है कि यार ये 3rd फ्लोर पे ये जो डॉक्टर्स हैं, ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ ग्राउंड फ्लोर से ये चीज़ें ऊपर ला के ही रख देता हूँ। अब जब कोई डॉक्टर आएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये फ़ौरन ऑफ़िस बॉय के पास जाएगा, ऑफ़िस बॉय को कह देगा मुझे ये चीज़ें ला दो। ऑफ़िस बॉय के पास ये चीज़ें, जो भी डॉक्टर माँग रहा है, वो उसने पहले ला के रखी हुई है क्योंकि उसने अंदाज़ा लगा लिया ना, उसने अंदाज़ा लगा लिया कि डॉक्टर क्या चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो वो चीज़ें पहले उसने ला के रखी है, वो डॉक्टर्स को पहले प्रोवाइड कर देगा। जब वो डॉक्टर्स को प्रोवाइड करेगा, तो डॉक्टर के पास वो चीज़ फ़ौरन आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि उनका जो यूसेज है, उन वो जल्दी बेहतरीन हो जाएगा। तो वो भी डॉक्टर भी खुश हो जाएँगे कि जी बड़ी जल्दी हमें ये चीज़ें मिल गई हैं, अब हम अपना टास्क जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से हम कैशिंग का भी कॉन्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं कि अगर एक डेटाबेस है, ये मैं इसको रेज़ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। हम कहते हैं कि अगर ये डेटाबेस है, एक ये डेटाबेस है हमारा, तो इस डेटाबेस के अंदर ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि अगर ये हमारी एक सेकेंडरी स्टोरेज है और यहाँ पे समझ लें कोई डाटा पड़ा हुआ है, कोई इमेजेस पड़ी हुई हैं, कुछ वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, कुछ भी पड़ी हुई हैं और यहाँ पे आपके मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र्स हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र हैं, ये यूज़र 1 है और ये यूज़र 2 है और ये यूज़र 3 है और ये यूज़र 4। सो ये वाला जो यूज़र है, ये यूज़र यहाँ से कुछ ख़ास किस्म की इमेजेस बहुत ज़्यादा एक्सेस करता है। तो हम यहाँ पे दरमियान में डिस्क कंट्रोलर के पास कोई कैशे लगा दें, कैशे L1 लगा दें या L2 कैशे लगा दें ताकि ताकि क्या हो, ताकि जब ये यूज़र उस चीज़ को एक्सेस करे, तो वो इस ब्लॉक में आके चीज़ स्टोर हो जाए और उसका टाइम क्या हो जाए, टाइम कम हो जाए। जब एक्सेस करने का टाइम कम हो जाएगा, तो उस एक्सेस
एक्सेस का टाइम कम होने की वजह से, मतलब कि पहले वो 3 मिनट लग रहा था उसे उस चीज़ के लोड होने में, अब 1 मिनट लगेगा उसे उस चीज़ के लोड होने में, तो उसकी जो परफ़ॉर्मेंस होगी वो क्या होगी, बेहतरीन हो जाएगी। आप इस चीज़ को वेब पेजिंग से भी समझ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने एक बार फ़ेसबुक खोली है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि ज आपके ब्राउज़र में एक फ़ेसबुक की अब इमेज बन जाती है। इमेज बन जाती है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वो पेज फ़ौरन ही लोड हो जाता है। लोडिंग का बिल्कुल भी टाइम अब जो है वो नहीं लगता। तो वो क्या है, एक्चुअली डिस्क कैशिंग की ही एग्ज़ाम्पल है, लेकिन वो वेब पेज के ऊपर जो है वो हमारे पास हो रही होती है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि अगर हम नेटवर्क के थ्रू करते हैं तो इतना टाइम लगता है, हार्ड डिस्क के थ्रू करते हैं इतना टाइम लगता है, मेन मेमोरी रैम के थ्रू कितना टाइम लगता है, लेकिन आप कैशे में अगर डाटा ला के रख देते हैं, तो उससे जो आपका टाइम है मज़ीद कम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कैशे वाला जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ, तो आप मेरी पीछे वाली एग्ज़ाम्पल को एक मरतबा रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। आप इसी तरह से वेब प्रॉक्सीज़ कर सकते हैं। वेब प्रॉक्सीज़ भी क्या करती हैं, वो भी यूज़र का जो डाटा ट्रांसफ़र है वो जल्दी करवा देती है। इससे क्या होता है, मतलब मिसाल के तौर पर ये भी बिल्कुल कैशिंग की तरह से कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप समझ लें कि ये बिल्कुल वेब सर्वर टाइप जो है वो ना वो कैशे है। वेब प्रॉक्सी जैसे मैंने वेब की एग्ज़ाम्पल दी थी ना आपको अभी, कि आप किसी वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए, ब्राउज़र के ज़रिए, या आप किसी वेबसाइट को खोल रहे हैं, जैसे आप फाइल हिप्पो वेबसाइट को बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं ताकि आप उससे चीज़ें वगैरह डाउनलोड कर कर लें। तो वेब सर्वर्स उन सारी वेबसाइट्स को पहले ही लोड करके रखते हैं अपने सर्वर्स के अंदर, ताकि जब जैसे ही आप उनका एड्रेस ओपन करते हैं, वो फ़ौरन ही वेबसाइट लोड हो जाती है। लोडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। सो ये हमारी वेब प्रॉक्सीज़ के तौर पे जो है हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह कुछ हमारे पास ऑपरेशनल डाटा स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल डाटा स्टोर भी जो हमारी डिवाइसेज़ होती हैं, वो भी यही काम करती है ताकि हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर जो है वो टाइम कम से कम लग सके। हमारी जो मेन डेटाबेस है, वो मेन डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सके। जैसे आपका एलएमएस है, आप एलएमएस के ऊपर अपने एग्ज़ाम की डिटेल बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो अब आपकी एग्ज़ाम की डिटेल आपके एलएमएस पे आपका जो ब्राउज़र है, उसका जो लिंक है, उसको वो सेव कर लेगा। तो आप जब उस पिक्चर के ऊपर उस वेबसाइट के ऊपर एलएमएस को एक्सेस करने के लिए उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो फ़ौरन एग्ज़ाम की डिटेल आपको लोड करके दे देगा। सो जो फ्रीक्वेंटली इन्फॉर्मेशन आप एक किसी भी डेटाबेस, एलएमएस एक डेटाबेस से रिट्रीव हो रहा है ना, सो किसी भी डेटाबेस से जब आप इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली तौर पे रिट्रीव करते हैं, तो वो एक स्मॉल ओडीएस डेटाबेस में इस्तेमाल हो जाती है, जिसे हम ऑपरेशनल डाटा स्टोर का नाम देते हैं। और वो एक ब्लॉक होता है, छोटा-सा मेमोरी का चंक होता है, जिसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन को क्या रखते हैं, जिसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन को जो है वो सेव रखते हैं, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रिटेन रहे और सेव रहे और यूज़र को एक्सेस करने में जो है वो टाइम भी कम लगे। इस तरह से कुछ हमारे फ्रंट एंड सर्वर्स भी होते हैं। फ्रंट एंड सर्वर्स भी हमारा सेम काम कर रहे थे, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस होता है। सो आई एम लीविंग इट टू यू कि आप इसे खुद देखें, वीडियो को पॉज़ करें और खुद समझने की कोशिश करें। और इन मेमोरी डेटाबेस में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखिए, इन मेमोरी डेटाबेस में ये होता है कि मिसाल के तौर पर आप एलएमएस को एक्सेस कर रहे हैं। सो आपने एलएमएस को एक्सेस किया, अब एलएमएस क्या है? एक पूरा एक डेटाबेस है। वो पूरा एक डेटाबेस है, यूज़र्स का डेटाबेस है। सो लाइट चलेगी। अब ये वो जो मेन डेटाबेस आपका जिस सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हुआ हुआ है, वो 2 मेमोरीज़ के ऊपर इंस्टॉल हुआ है ना, एक हार्ड डिस्क में पड़ा होगा और साथ ही हार्ड डिस्क के साथ वो आपकी जो है वो कैशे मेमोरी के अंदर भी कुछ ना कुछ उसका पार्ट होगा। तो अगर अगर मेमोरी डेटाबेस एक्चुअली इन मेमोरी डेटाबेस उन सिचुएशन में इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे आपका जो है वो पावर फेलियर अगर आपका पावर फेलियर हो, तो पावर फेलियर होने के बाद भी जिसके ऊपर आपका मेन डेटाबेस इंस्टॉल है, अगर वहाँ पे लाइट चली गई या कुछ हो गया और यूपीएस का बैकअप नहीं है, तो वो सिस्टम आपका बंद हो गया। तो सिस्टम के बंद होने के बावजूद भी आपका जो डेटाबेस है वो करप्ट ना हो पाए, वो खराब ना हो पाए, उसके अंदर कोई एरर ना आ पाए, कोई बग ना आ पाए, तो आप वहाँ पे एक अलग डेटाबेस की टाइप इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम इन मेमोरी डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो सारे का सारा डेटाबेस है, सारे का सारा डेटाबेस, वो मेमोरी से मतलब रैम से ही रन किया जा सकता है। वो उसे हार्ड डिस्क से रन करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो उसे हार्ड डिस्क से जो है वो रन करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि जो रैम के ऊपर होगा, उसे वो जल्दी से एक्सेस करेगा। पावर फेलियर के केस के अंदर भी जो है वो आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आ सकेगी। सो इन मेमोरी डेटाबेस को मैं लास्ट पे जो है वो दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये आई थिंक जो है वो प्रॉपर तौर पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसको छोड़ते हैं। आगे चलते हैं, बाकी पार्ट हम इसमें जो है वो कवर करते हैं। सो स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी से क्या मुराद है? स्केलेबिलिटी ये होती है कि आप अपने कंपोनेंट्स को किस तरह से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। आप अपने कंपोनेंट्स में मज़ीद आप अपने सिस्टम के अंदर
अपने सिस्टम को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने उस सिस्टम के अंदर मज़ीद कंपोनेंट्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर जो लोड है, वो लोड मैनेजमेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो लोड मैनेजमेंट के लिए आपको जो है वो मज़ीद कंपोनेंट्स जो है वो ऐड करने पड़ते हैं। जैसे कि फेसबुक ने रियलाइज़ किया कि पहले हमारे 1 मिलियन यूज़र्स थे, अब 2 मिलियन यूज़र्स हो गए। तो अब हमें अपने सर्वर्स जो हैं वो डेटाबेस सर्वर जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो डेटाबेस सर्वर्स को उनको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस सर्वर्स को बढ़ाने के लिए उनको उनको फेसबुक के ऊपर ज़्यादा यूज़र्स को अकोमोडेट करने के लिए अपने जो वेब सर्वर्स हैं, वो क्या करने पड़ेंगे? वो बढ़ाने पड़ेंगे। अब उसे हम स्केलेबिलिटी का नाम देते हैं। अब स्केलेबिलिटी 2 किस्म की होती है। एक होती है हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग ये होती है कि आप एक सिंगल कंपोनेंट के अंदर ही रिसोर्सेज़ ऐड करना शुरू कर दो। मैं इसे आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ कि इससे क्या मुराद है, कि सिंगल कंपोनेंट के अंदर ही रिसोर्सेज़ ऐड करना शुरू कर दो। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ये होती है कि आप क्या करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जिन कंपोनेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, वो कंपोनेंट ही बढ़ाना शुरू कर दो। यानी कि इसको मैं समझाता हूँ आपको इस पिक्चर के ज़रिए। सो ये बाकी मैंने स्लाइड्स स्किप की, इनके अंदर यही चीज़ें आ रही हैं। देखिए जैसे ये है। सो ये आप हमने देखा कि पहले वेब सर्वर है, फिर एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क, फिर एंड पे आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है। इन सारी डिवाइसेज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये सैन और ये सारी चीज़ों के बारे में। तो हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग क्या होती है? हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग ये होती है कि अगर मिसाल के तौर पर आपने अपने डेटाबेस सर्वर को बेहतरीन बनाना है, आपका डेटाबेस सर्वर बड़ा स्लो काम कर रहा है, तो क्या करेगा कि डेटाबेस सर्वर जिस कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल है, जिस पीसी के ऊपर आपका डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल है, ये उसकी मेमोरी को बढ़ा देगा। कहेगा कि जी आप क्या करो, डेटाबेस सर्वर में जाओ और इसके कंप्यूटर के सीपीयू में जाके ना इसकी मेमोरी बढ़ा दो। अगर पहले 8 जीबी लगी हुई है, 8 जीबी की रैम लगी हुई है, तो तुम 8 जीबी से बढ़ा के इसको 16 जीबी की रैम लगा दो। और इसकी जो हार्ड डिस्क है वो 100 जीबी है, उसको तुम 200 जीबी कर दो, 200 जीबी कर दो और इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड भी बढ़ा दो। तो ये क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में रिसोर्सेज आप ऐड करवाते जाते हो। तो वो कहता है कि जी मेरी डिस्क जो है वो सही काम मेरी जो है वो वेब सर्वर काम नहीं कर रहा, तो वो कहता है कि सिस्टम में जाके तुम जो है वो फलाने स्पेसिफिकेशन को बेहतरीन जो है वो कर दो। जबकि वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार वेब सर्वर में मसला आ रहा है ना, तो ऐसा करो कि तुम यहाँ पे 3 और कंप्यूटर्स लगा दो। 2 और कंप्यूटर्स लगा दो उसी स्पेसिफिकेशन के। तो ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। सो देखें ये भी हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग होती है। वर्टिकल स्केलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्केलिंग के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लगाते जाते हैं। बजाय इसके रिसोर्सेज ऐड करें, हम कंपोनेंट ही लगाते जाते हैं। सो ये वर्टिकल हमारे पास होती है। सो वर्टिकल स्केलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा रिसोर्सेज ऐड करते हैं। जैसे अगर सर्वर, तो सर्वर के अंदर हम ज़्यादा मेमोरी ऐड कर देंगे। नेटवर्क स्विच है तो उसके ज़्यादा पोर्ट वाला स्विच लगा देंगे। अगर स्टोरेज है तो अगर स्टोरेज में मसला आया तो हम वो स्टोरेज वाला पार्ट बढ़ा देंगे। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है वो हम क्या करते हैं, एडिंग सर्वर टू अ वेब सर्वर फॉर्म, कि हम एक पूरा सर्वर्स का फॉर्म बना लेते हैं। एक पूरे वेब सर्वर्स का जो है वो फॉर्म बना लेते हैं कि अगर ये मेरे पास वेब सर्वर्स हैं, सो ये मेरे पास, तो हम कहते हैं एक वेब सर्वर आ गया, दूसरा वेब सर्वर आ गया और तीसरा वेब सर्वर आ गया। तो आप वो क्या कहता है कि आपको इंडिविजुअल सर्वर्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल सर्वर्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, आपको एक सर्वर की पावर रिसोर्सेज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है या उसके स्पेसिफ़िकेशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें उसके अंदर ऐड करते जाओ कंपोनेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस जो है वो उसमें क्या करते जाओ, आप ऐड करते जाओ। सो इस चीज़ के बारे में आपने क्लियर रहना है कि हमारे पास जो स्केलेबिलिटी होती है 2 किस्म की होती है। वर्टिकल स्केलेबिलिटी में हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल स्केल मतलब स्केल अप। स्केल अप से क्या मुराद होता है कि आप रिसोर्स ऐड करो सिंगल कंपोनेंट के अंदर। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्केल आउट करते हैं। यानी कि हम ज़्यादा कंपोनेंट्स लगाते जाते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हम डिवाइसेज़ को बढ़ाते जाते हैं, लेकिन वर्टिकल स्केलिंग के अंदर हम डिवाइस के रिसोर्सेज बढ़ाते जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। इस डायग्राम में भी मैंने आपको यही बताया कि अगर आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर आप कंपोनेंट्स बढ़ाते जाएँगे और अगर आप वर्टिकल स्केलिंग कर रहे हैं, तो वर्टिकल स्केलिंग के अंदर आप डेटाबेस सर्वर जो है, कोई भी सर्वर ले लें, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके उस कंपोनेंट के अंदर आप सिंपल रिसोर्सेज को जो है वो ऐड कर देंगे। सो आई थिंक मैंने पीछे उल्टा बता दिया था, आपको बता दिया था, सो आई एम सॉरी अबाउट इट। इसके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये याद रखना है कि जो वर्टिकल स्केलिंग अप है
हमारे पास, उसके अंदर हम एक सिंगल कंपोनेंट में रिसोर्सेज ऐड करते हैं। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपोनेंट्स को जो है वो ऐड करते हैं। तो इस चीज़ की एग्जांपल हम वर्टिकल स्केलिंग में भी देख सकते हैं कि जैसे आप अगर सर्वर है उसकी सीपीयू कैपेबिलिटी बढ़ा दें, और अगर आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर हैं तो आप क्या करें, आप डिस्क कैबिनेट्स में स्टोरेज सिस्टम ज़्यादा बढ़ा दें। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसी तरह से हमारे पास लोड बैलेंसिंग भी होती है। तो लोड बैलेंसिंग की एग्जांपल क्या है? लोड बैलेंसिंग की एग्जांपल को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप एक एरिया के अंदर रहते हैं, आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। सो आप अपने एरिया के अंदर कोई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होगी, तो उस वायरल वीडियो को सारे देखना शुरू कर देंगे। जैसे लेट्स से किसी यूनिवर्सिटी की कोई वायरल वीडियो होगी, कोई फ़नी क्लिप है वो वायरल हो चुका है किसी बच्चे का, तो उस फ़नी क्लिप को हर कोई एक्सेस करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हर कोई ये यूट्यूब है, ये यूट्यूब ये यूट्यूब का सर्वर है, ठीक है जी, ये यूट्यूब का सर्वर, और हर यूज़र इस यूट्यूब के सर्वर को क्या करना शुरू कर देगा, एक्सेस करना शुरू कर देगा। जब ये इसको एक्सेस करेगा तो ये एक ही रिसोर्स यूट्यूब से माँग रहा होगा कि वो वाली वीडियो दो मुझे, मैंने वो वाली वीडियो देखनी है। सो इतने ज़्यादा लोड को ये मैनेज कैसे करते हैं? तो इतने ज़्यादा लोड को मैनेज करने के लिए हम दरमियान में एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, और उस डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं? उस डिवाइस को हम नाम देते हैं लोड बैलेंसिंग का नाम देते हैं, या उसे लोड बैलेंसर कहते हैं। ये लोड बैलेंसर क्या करता है? ये आगे इसने यूट्यूब का एक सर्वर नहीं बल्कि सर्वर फार्म बनाया हुआ है। जैसे एक फार्म फार्म होता है ना, खेत होता है बहुत ज़्यादा फैली हुई जगह होती है, तो इसने एक सर्वर फार्म बनाया है। ये भी यूट्यूब का, ये सर्वर 1 होगा, ये सर्वर 2 होगा, ये सर्वर 3 होगा, और ये सर्वर, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म बंडल ऑफ सर्वर्स जो हैं वो लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं, डाटा को मैनेज करते हैं। किस तरह से डाटा मैनेज करते हैं? ये करने की ये ये देखते हैं कि यूज़र की रिक्वेस्ट किस तरह से आ रही है। इन्होंने रीजन वाइज़ सर्वर को जो है वो डिवाइड किया होता है कि जी अच्छा, ये ट्रैफ़िक आ रही है, पाकिस्तान से ट्रैफ़िक आ रही है, पाकिस्तान के किस रीजन से? जी पंजाब से, पंजाब के किस रीजन से? इस रीजन से ट्रैफ़िक आ रही है। तो इस रीजन के लिए हमने ये 5 सर्वर डेडिकेट किए हैं। तो ऑटोमैटिकली यूट्यूब की एप्लीकेशन पे हम जाएँगे, उस पे कोई भी वीडियो लिखेंगे, उस यूट्यूब की एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहेंगे, या उस रिसोर्स को, उस वीडियो को देखना चाहेंगे, तो ये लोड बैलेंसर हमारा ऑटोमैटिकली, अगर एक वेब सर्वर अवेलेबल नहीं होगा तो हमें दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देगा। अगर दूसरा बिज़ी होगा तो तीसरे के ऊपर, तीसरा नहीं तो चौथे के ऊपर हमें जो है वो शिफ्ट कर देगा, ताकि हमारा लोड जो है वो क्या हो सके, लोड हमारा बैलेंस हो सके। इसी तरह से वेब सर्वर फार्म होता है, मेल सर्वर फिर भी होते हैं। अगर आप जीमेल से या याहू से ईमेल कर रहे हैं, तो आप ईमेल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, आप ईमेल को खोलना चाह रहे हैं, तो अगर एक सर्वर बिज़ी होगा तो लोड बैलेंसर उसे दूसरे सर्वर पे भेज देगा, ताकि आप उसको क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। अब ये जो लोड बैलेंसिंग है हमारी, अब जितने भी एडवांस लोड बैलेंसर हम इस्तेमाल करते हैं, जितने भी एडवांस लोड बैलेंसर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारों के यही फंक्शन है कि जितने, अब ये किस तरह से लोड बैलेंसर डिसीजन ले पाते हैं कि हमने इसे किस सर्वर के ऊपर भेजना है, किसके ऊपर नहीं भेजना। तो ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस आ रहे हैं, कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं, रिस्पॉन्स टाइम किस सर्वर का बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब मिसाल के तौर पर एक सर्वर 1 है, अब सर्वर 1 के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा लोड है, उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो फिर लोड बैलेंसर उसे किसी और सर्वर के ऊपर, आने वाले ट्रैफिक को किसी और सर्वर के ऊपर भेज देगा। फिर इसी तरह से जो लोड बैलेंस्ड द एप्लीकेशन रनिंग ऑन द लोड बैलेंस सिस्टम मस्ट बी एबल टू, अच्छा जी, जो एप्लीकेशन चल रही है लोड बैलेंसर के ऊपर, वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होनी चाहिए कि वो सारे डिफरेंट सर्वर्स को बैलेंस कर सके। लोड बैलेंसर जो है वो एप्लीकेशन की स्टेट्स को भी बैलेंस करता है। लोड बैलेंसिंग का जो मैकेनिज़्म है वो इस तरह से होता है कि वो यूज़र्स के सेशंस को एक ही सर्वर के साथ जो है वो मेंटेन रखता है। एक ही सर्वर से मुराद ये है कि आप देखें ना, अगर एक सर्वर का लिंक मेंटेन होगा, देखें एक यूज़र है, ये यूज़र 1 है, इसने रिक्वेस्ट की यूट्यूब को, और यूट्यूब का ये लोड बैलेंसर लगा हुआ है। सो आगे ये लोड बैलेंसर ने आगे से सर्वर 1 दिया हुआ है। तो अगर ये सर्वर 1 का कनेक्शन इससे टर्मिनेट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये यूज़र से एप्लीकेशन भी चलना, एकदम से यूट्यूब की एप्लीकेशन चलना भी स्टॉप हो जाए, क्योंकि जब तक नया कनेक्शन किसी और सर्वर के साथ एस्टेब्लिश नहीं होगा, तो तब भी ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये लोड बैलेंसिंग के जो हैं वो कुछ फ़ायदे होते हैं। लोड बैलेंसिंग क्यों इस्तेमाल की जाती है? इससे जो है वो अवेलेबिलिटी बढ़ती है। आपकी जो अवेलेबिलिटी है, देखिए ना, अवेलेबिलिटी से क्या मतलब है कि हर कोई यूज़र जो है वो उस चीज़ को, एप्लीकेशन, उस वीडियो को, वायरल वीडियो को जो है वो देख सकेगा। अगर कोई भी सर्वर फार्म के अंदर कोई सर्वर अनअवेलेबल हो जाता है, तो लोड बैलेंसिंग टेक्नीक के ज़रिए ही हम उस सर्वर को अवेलेबल जो है वो करवा सकते हैं। तो ये लोड बैलेंसर का ही काम है कि अगर एक सर्वर अनअवेलेबल है, इसे कि आप ट्रैफ़िक को किसी और सर्वर के ऊपर भेज दो, ताकि ट्रैफ़िक
जो यूजर है वो डिस्टर्ब ना हो पाए। तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब की एप्लीकेशन कभी डाउन नहीं हुई, कभी डाउन नहीं हुई, सिर्फ एक मरतबा डाउन हुई थी। तो उनके इतने अच्छे लोड बैलेंसिंग जो है वो टेक्निक्स हैं कि वो फेल ओवर को बड़ी अच्छी तरह से प्रॉपर्ली तौर पे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब लोड बैलेंसर नेटवर्क को मैनेज करने के लिए भी होते हैं और स्टोरेज को मैनेज करने के लिए भी होते हैं। सो दोनों चीज़ों के लिए हमारे पास जो है लोड बैलेंसर होते हैं। नेटवर्क के लिए भी होते हैं और हमारे पास जो है वो स्टोरेज के लिए भी होते हैं। अब काम इनका सारा वही होता है, अगर स्टोरेज का काम होगा तो वो मल्टीपल डिस्क इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है जी? और अगर नेटवर्क का काम होगा तो वो मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शंस जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, मुख्तलिफ स्विचेस इस्तेमाल कर रहे होंगे, मल्टीपल पोर्ट्स के साथ ट्रंकिंग का मैकेनिज्म कर रहे होंगे। सो ट्रंकिंग का मैकेनिज्म हम आगे जब स्विचेस उसके बारे में पढ़ेंगे तो आई हाईलाइट ओवर इट कि ट्रंकिंग का मैकेनिज्म क्या है हमारे पास। सो ये सारी लोड बैलेंसिंग की टेक्निक है। फिर उसके बाद हम हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं। हाई परफॉर्मेंस क्या करते हैं, ये वास्ट रेंज में कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स के। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने जो है वो लार्ज नंबर ऑफ चीप ऑफ द शेल्फ सर्वर्स कैन क्रिएट वन लार्ज सुपर कंप्यूटर, कि आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है और उन बहुत सारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स को कि जी एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, तीसरा कंप्यूटर है, इन सारे कंप्यूटर्स को आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स को कंप्यूटिंग पावर को मिला के एक सिंगल कंप्यूटर जैसी, सुपर कंप्यूटर जैसी कंप्यूटिंग पावर आप बना रहे हैं। मतलब ये कंप्यूटर है, इसकी कंप्यूटिंग पावर आप लगा रहे हैं 1 जीबी है, इसकी 2 जीबी है, 3 जीबी है। तो आप इन सारों की कंप्यूटिंग पावर, रैम को, मेमोरी को इस्तेमाल करके एक सिंगल लार्ज सुपर कंप्यूटर जैसी पावर जो है वो आप क्रिएट करते हैं। वो फिर मुख्तलिफ रिसर्च पर्पज़ के लिए, कंप्यूटेशन के लिए, कैलकुलेशन के इस्तेमाल की जाती है। वेदर फोरकास्ट में, जियोलॉजिकल में, न्यूक्लियर रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम इसमें क्लस्टरिंग कंप्यूटर जो है वो उसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह से क्लस्टरिंग कंप्यूटिंग के अंदर भी हमारे पास ग्रिड कंप्यूटिंग भी आ जाती है। सो ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर क्या होते हैं, ग्रिड कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, हम जो है वो इज अ हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर दैट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम दैट आर सेपरेट जियोग्राफिकली। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर अगर आप इसका देखें, हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर के अंदर, तो इसमें कंप्यूटिंग पावर जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स की मिलती है, लेकिन वो सारे कंप्यूटर एक ही जगह के ऊपर होते हैं। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स, मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर मुख्तलिफ जगह के ऊपर, जैसे एक कंप्यूटर लाहौर में है, एक कंप्यूटर आपका पेशावर के अंदर है, एक कंप्यूटर आपका कराची के अंदर है। सो आप क्या करते हैं, आप इन कंप्यूटर्स की जितनी फंक्शनैलिटी है, इनकी जितनी पावर रिसोर्सेज हैं, पावर रिसोर्सेज मुराद ये हैं कि इनके जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, आप इनके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आप अपना मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च पर्पजेज या फिर इस तरह के मुख्तलिफ पर्पज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है वो इसमें जो प्रॉब्लम है, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने 100 पेजेस लिखने हैं, तो अब आपको 100 पेजेस लिखने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं यही काम 10 लोगों से करवा लूँ कि हर एक बंदा एक-एक पेज को लिखेगा, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। सो इसी तरह से बेटा, जब हम अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, तो उसको चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। हमें हैवी कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हम ग्रिड कंप्यूटिंग के ज़रिए उन मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज को वर्चुअली तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर पाते हैं। हम कहते हैं ठीक है, मैंने ये एप्लीकेशन चलानी है, मैं ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ और आप अपने मुझे रिसोर्सेज जो है वो मेरे साथ शेयर कर दें अपने कंप्यूटर के, ताकि मैं उसको जो है वो क्या कर सकूँ, यूज़ कर सकूँ। सो ये ग्रिड कंप्यूटिंग का एक्चुअली जो है वो कॉन्सेप्ट है कि हम मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स को मिला के अपने अपने रिसर्च पर्पसेस को जो है वो फुलफिल कर पाते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप यूट्यूब के ऊपर ही कमेंट्स करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती, आई विल ट्राई टू आंसर देयर, और अगर फिर भी क्लियर नहीं होती, देन आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक अगेन, आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक अगेन इन अ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।